हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ISPCS। आज हम लोग आई दृष्टि का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम लोग ने नेशनल अफेयर्स कवर कर लिया था एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। नेशनल अफेयर्स से ही ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर, अगर नहीं देखे वीडियो तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है नेशनल अफेयर्स का, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे। इसमें उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं ज़्यादा, है ना। जो हम लोग काम की न्यूज़ होगी सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उसको स्किप करेंगे। ओके, तो देखो, पहली न्यूज़ है इंडिया और UAE ने अभी एक रिसेंटली सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब इसमें देखो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये अपने काम की है क्या? अगर हम लोग को मेंस की तैयारी करनी होती तब तो ये चीज़ें ठीक है, मैटर करती हैं, बट हम लोग को अगर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो फिर हम लोग को क्या याद रखना है? हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ऐसे आएगा कि रिसेंटली अभी इंडिया ने किसके साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है। बस सिंपल ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इससे और कुछ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप चाहो तो इसको पढ़ के देख लो, इसमें कुछ भी प्रीलिम्स लाइक फैक्ट लगे तो बताना। ठीक है, तो इसमें बस ये याद रखो कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? UAE के साथ। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, ये इजराइल की जो टावर सेमीकंडक्टर कंपनी है ना, और अडानी ने अभी एक माइक्रो मतलब सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की बात की है। ये महाराष्ट्र में बनने वाली है ना, महाराष्ट्र में सेटअप होगा ये चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, अभी ऑलरेडी रिपीटेड न्यूज़ है ना, नेशनल अफेयर्स में भी हम लोग ये वाला न्यूज़ पढ़ चुके थे। जो फर्स्ट ही टॉपिक था सेमीकॉन वाला, है ना, सेमीकॉन 2024, उसी में ये न्यूज़ कवर्ड थी, है ना। चाहो तो चलो दिखा देते हैं, ये रिपीटेड न्यूज़ है ना। तो इस टाइप की न्यूज़ को हम लोग को स्किप करना है, जो बार बार आ रही हैं उसको हम लोग अपना क्यों एफर्ट बढ़ाएं। ये देखो, यहाँ से नेशनल अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट ही न्यूज़ है सेमीकॉन इंडिया। ओके, और हम लोग ने यहाँ पे ये देखो, ये पढ़ा था ना, अडानी ग्रुप और इजराइल बेस्ड टावर कंपनी महाराष्ट्र में ही सेटअप होना है। ओके, तो सेम न्यूज़ है। तो इस टाइप की जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उसको स्किप करो, जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जो एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं उसको क्यों बार बार पढ़ना। ओके, चलो हम लोग वापस आते हैं अब इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अगेन ये देखो, ये कोई डायलॉग हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में, इसमें ऐसा कुछ प्रीलिम्स लाइक याद करने को है ही नहीं। अब ये तो नहीं पूछेगा कि इंडिया एंड मालदीव्स का जो ये का डायलॉग हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था, है ना, या फिर किसने अटेंड किया था, किसने लेट किया था इंडियन डेलीगेशन को। ये सब नहीं पूछने वाली है चीज़ें, ये सब ना अभी तक पूछा और ना पूछेगा। ठीक है, उसके पास काफ़ी क्वेश्चन हैं कमीशन के पास पूछने को, इतनी फालतू चीज़ें वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको स्किप करो। फिर देखो, अगेन ब्रुनेई की विजिट थी, स्किप करो, है ना। फिर ये यूक्रेन की विजिट थी, स्किप करो। जहाँ कुछ काम का होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही थोड़े नहीं 232 पेजेस की बुक है ना, सब तो हम लोग रटते फिरेंगे नहीं, सिर्फ काम की चीज़ें रटेंगे। अब जैसे इसमें ये देखो, यूक्रेन की विजिट थी, तो इसमें एक ये चीज़ काम की है कि रिसेंटली, मतलब इसी विजिट पर, यूक्रेन के विजिट पर PM मोदी ने यूक्रेन को ये भीष्म क्यूब गिफ्ट किए हैं, है ना। अब ये भीष्म क्यूब्स क्या होते हैं? ये एक तरह के, मतलब समझ लो जैसे फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स, उसी टाइप की ये चीज़ें हैं। बस फर्स्ट एड बॉक्स में बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती हैं, बेसिक बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, बस इनमें थोड़े से और एडवांस चीज़ें होती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, इसमें मेडिसिन होंगी, है ना, इक्विपमेंट्स होंगे फॉर फर्स्ट लाइन केयर ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, सारी तरह की इंजरीज और मेडिकल सिचुएशंस के इसमें मेडिसिन होगी और इक्विपमेंट होंगे। और इसके साथ साथ इसमें जितने भी ये होते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट, है ना, बेसिक ऑपरेशंस के लिए, वो सब होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको गिफ्ट किया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि 20 में क्यूब्स क्या होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो इस टाइप की चीज़ हम लोग को कवर करनी है। फिर देखो, पोलैंड गए थे PM मोदी, है ना, अगेन कुछ भी अपने काम का नहीं है। अगर याद करना ही है तो ज़्यादा ये याद कर लो कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डोनाल्ड टस्क। ठीक है, डोनाल्ड टस्क कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? पोलैंड के। ओके, अब इसमें एक चीज़ और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है पोलैंड से रिलेटेड, कि अभी रिसेंटली इंडिया का जो GI टैग फिग जूस है वो एक्सपोर्ट किया है हम लोग ने पोलैंड को। ठीक है, तो ये याद रखना, पोलैंड को हमने क्या एक्सपोर्ट किया है? फिग जूस, GI टैग फिग जूस। ओके, इसका नाम क्या है फिग जूस का? पुरंदर फिक्स का जूस है ये। ठीक है, पुरंदर फिक्स। ठीक है, तो नाम भी याद रख सकते हो। फिर अगेन, एक क्लीन ईयर इनिशिएटिव किसके साथ हुआ है? डेनमार्क के साथ, सिर्फ ये याद रखो। ओके, और ये बनाया कहाँ जाएगा? इसकी जो लैब बनेगी ना क्लीन ईयर इनिशिएटिव की, उसका नाम क्या है? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। ओके, ये कहाँ पर बनेगी? ये वाराणसी में बनेगी। ओके, वाराणसी UP। तो बस दो चीज़ें याद रखनी थी, क्लीन रिवर इनिशिएटिव किसके साथ है? डेनमार्क के साथ। और कहाँ बनेगी लैब?
वाराणसी में, ठीक है। फिर देखो बांग्लादेश का ऐसे है ना, अपने मतलब की चीज़ नहीं है, ओके, इसमें ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। बस इसमें दो चीज़ याद रखना, एक तो ये मोहम्मद यूनिस जो रिसेंटली अभी मतलब जो अब इनकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है ना बांग्लादेश में, उसको लीड कौन कर रहा है, मोहम्मद यूनिस। और इनके जनरल हैं, है ना, आर्मी जनरल, क्योंकि आर्मी ने ही तो कोप किया था, तो आर्मी जनरल का नाम याद रखना, वाकर और जमान, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना, मोहम्मद यूनिस और वाकर और जमान, ओके। फिर देखो इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस, इसमें क्या याद रखना है कि जो कोलंबो प्रोसेस है इसकी चेयरमैनशिप इस बार इंडिया के पास है, ओके। अब ये कोलंबो प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो ये माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड है। बस दो चीज़ें याद रखो, ये कोलंबो प्रोसेस माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, जैसे इंडिया के बांग्लादेश में चले गए, श्रीलंका में चले गए माइग्रेंट वर्कर्स, तो उन्हीं के लिए है ये कोलंबो प्रोसेस। तो इसकी चेयरमैनशिप इस बार इंडिया के पास है, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है कि इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। 2003 से मेंबर है इंडिया, है ना, 2003 में ही बेसिकली ये बना था कोलंबो प्रोसेस, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ओके। फिर देखो ये कच्छा थी वो आइलैंड, बस इतना पता होना चाहिए कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट हिंदू टेम्पल खुला है यूएई में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम याद रखना, बाप स्वामी नारायण टेम्पल। कहाँ पर खुला है, अबू धाबी में, ठीक है। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में, ओके। बाप स्वामी नारायण टेम्पल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका इनॉग्रेशन था वो पीएम मोदी ने किया था, ओके। और फर्स्ट हिंदू टेम्पल है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये बाप्स का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली बाप्स ये जिसने बनवाया है उनका नाम है, इनका फुल फॉर्म क्या है, बोचन सनवसी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है, इन्हीं को ही बोलते हैं बाप्स, ओके। फिर देखो अब ये जो टेम्पल बना है ना, उसको एक्चुअली नागरा स्टाइल में ही बना है ना, जैसे अपना रामलला मंदिर बना है ना अयोध्या में, सेम नागरा स्टाइल वैसे उसी बेसिस पर भी बना है। इसमें 7 शिखर्स हैं, जैसे यूएई हम लोग जानते हैं 7 एमिरेट्स का ग्रुप है ना, तो वही 7 शिखर्स इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, ओके। बस ये जानना था। अब जैसे स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट दे देगा, नागरा स्टाइल और 7 शिखर्स क्या डिपिक्ट करता है, तो उस टाइप के लिए ये जानना ज़रूरी था। फिर ये देखो इंडिया भूटान में क्या रिलेशन चल रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा याद करने वाला नहीं है, ओके। फिर इंडिया यूएस में मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, इसमें भी कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है। अब सेकंड सेक्शन आता है हमारा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का, ठीक है। अब समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में क्या याद करना होता है, एक तो ये कहाँ पर हुई, है ना, मतलब वेन्यू क्या है या फिर किसने होस्ट करी, ठीक है। एक तो चीज़ ये याद करनी है और दूसरी चीज़ क्या याद करनी है, इसकी थीम क्या थी, ओके। बस ये 2 चीज़ याद रखनी होती है। और कोई मतलब फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ब्रिक्स हो गई, है ना, बिम्स्टेक हो गई, आशियान हो गई, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स लिटरेचर फोरम, ये कहाँ पर हुआ, कजान रशिया, ठीक है। इस बार जैसे ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है, रशिया के पास, ठीक है, तो वो याद रखना, ओके। इसकी थीम क्या है, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम की वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, ठीक है। इतने कोई याद रखना, बाकी तो फिर लाइक पूरा तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है और याद रख भी नहीं पाएंगे, इतना याद कर लो, बाकी फिर हम लोग एलिमिनेशन से कर ही लेंगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट ब्रिक्स का जो ये है ना एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसको भी रिसेंटली अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है, तो ये याद रखना कि एनडीबी अभी किसने ज्वाइन किया है, अल्जीरिया ने, ओके। फिर देखो और क्या है ब्रिक्स, अच्छा ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स प्लस भी जान लो, है ना। जैसे अभी कितने थे इसमें, ब्रिक्स में 5 लोग थे, है ना, BRICS, मतलब क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये ब्राज़ील ब्रिक्स प्लस हो गया है ना, प्लस क्यों, अब इसमें 5 लोग और ऐड हो गए हैं, ओके। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं ये भी याद रखना है हम लोगों को, है ना। ये तो हो गए ब्रिक्स वाले कंट्रीज़, और प्लस में क्या क्या आ जाएगा, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। तो 5 और ऐड हो गया। इसको याद करने का तरीका क्या है, ICU, ठीक है, ICU मैंने तुम्हें देखा, ठीक है, ICU, आई से हो जाएगा क्या, ईरान, है ना, S से हो जाएगा सऊदी अरेबिया, फिर E से क्या हो जाएगा, इजिप्ट, और दूसरे E से इथोपिया, ओके, और U से यूएई, ठीक है। तो ये निमोनिक है ICU ब्रिक्स प्लस, है ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। फिर देखो G20 19 G20 समिट कहाँ पर हुई, ये याद करो, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई, ओके। और नेक्स्ट कहाँ पे होगी, साउथ अफ्रीका में होगी। जैसे 2024 की तो रियो डी जेनेरियो में होगी, तो 25 की साउथ अफ्रीका में होगी और 26 की USA में होगी, ओके।
अच्छा, अब ये जो इसका ये होते हैं ना, वेन्यू होते हैं, जो होस्ट होते हैं G20 के, उसको ट्रोइका बोलते हैं, है ना। ऐसे भी ये पूछ सकता है कि G20 का ट्रोइका कौन है 2024 में, ठीक है। तो ट्रोइका मतलब क्या होता है बेसिकली, ये 3 कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। वो 3 कंट्रीज़ कौन सी होती हैं कि इससे पहले कहाँ पर कंडक्ट हुआ, इस बार कहाँ पर कंडक्ट हुआ और नेक्स्ट ईयर कहाँ पे कंडक्ट होगा, ठीक है, उसको ट्रोइका बोलते हैं। तो हम लोग को पता है इससे पहले कहाँ हुई थी, इंडिया में हुई थी, है ना। 2023 में 2023 में इंडिया में हुई थी। फिर इस बार कहाँ पर हुई, ब्राज़ील में हुई, है ना। और नेक्स्ट कहाँ पर होगी, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये ट्रोइका हो गया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इसको याद रखना। इसको IBS ऐसे लिखे याद कर लो, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है IBS, ठीक है। ये क्या है, ट्रोइका है, ओके। फिर 18 G20, है ना। ये तो पुराना न्यूज़ हो गया, तो इसको अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार इससे रिलेटेड अब G20 क्यों इम्पोर्टेंट होता है, पहले तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मतलब 2023 में, क्योंकि इंडिया में हुआ था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी पिछले साल UPPCS में बहुत भर के आए थे, है ना। जैसे कि थीम क्या थी, वसुदेव कुटुम्बकम, ये कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद से, है ना। तो G20 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और दोनों देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो ये आया था कि जो इसके 7 ये जो लोटस है ना, जो लोगो था ना G20 का, उसमें लोटस था, उसमें 7 पेटल्स थे, तो वो क्या डिपिक्ट करते थे, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स को डिपिक्ट करते थे। एक तो ये क्वेश्चन आया था, है ना, PYQ। और दूसरा क्या आया था कि कौन कौन सिटीज़ में हुआ था, यूपी के कौन कौन किसी सिटीज़ में G20 की मीटिंग हुई थी। तो वो कहाँ हुई थी, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ऑप्शन में कानपुर भी था, ठीक है। तो वो कानपुर वाला मतलब आंसर सही था कि वहाँ पर नहीं हुई है, यही पूछा था कि कहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहता है ये G20 वाली चीज़ें। अब ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ को अच्छे से लगाओगे, ठीक है। तो PYQ जितनी बार हो सके उतनी बार PYQ लगाओ। UPPCS में स्पेशली ऑलमोस्ट मान के चलो 50 to 60% पेपर PYQ ही आता है यहाँ पे PCS में, ये तो लिख कर ले लो, ठीक है। और देखो G20 में और क्या हुआ था, जब इंडिया की प्रेसिडेंसी थी तो हम लोग ने एक मेंबर को और ऐड किया था, है ना। वो मेंबर कौन था, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, एक कोई कंट्री नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे ही है। तो अब G20 में कितने लोग हो गए, 19 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और अब अफ्रीकन यूनियन भी हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखना G20 से रिलेटेड। फिर देखो क्वाड, है ना। क्वाड की इस बार मीटिंग कहाँ पर हुई है, समिट कहाँ पर हुई है, विल्मिंगटन, डिलावर, ठीक है। ये USA में ही है, ठीक है। विल्मिंगटन सिटी है इन डिलावर स्टेट, ओके। तो इसको याद रखना, विल्मिंगटन में हुई है, ठीक है, क्वाड की समिट। अब क्वाड में कौन कौन आता है ये तुम लोग को पता ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, USA आता है और जापान आता है, ठीक है। तो इन सब के प्राइम मिनिस्टर भी याद रखना। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है, एंथनी एल्बनीज़। इंडिया के तो पता ही है, जापान के कौन है, किशिदा फूमियो, है ना। और USA के तो पता ही है, जो बिडेन, ओके। और नेक्स्ट कहाँ पर होगी ये भी याद रखना, नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया में होगी 2025 की इंडिया में होने वाली है, ओके। इस बार विल्मिंगटन में, नेक्स्ट ईयर इंडिया में, ओके। फिर जैसे जब ये क्वाड है ना, वैसे ही एक स्क्वाड भी है, इसको भी याद रखना। एक इसके बीच में है USA, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान, ठीक है। USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान तो कॉमन ही है, बस इंडिया की जगह फिलीपींस आ गया है इसमें, ये याद रखना बस। स्क्वाड में इंडिया की जगह फिलीपींस आ गया है, ओके। फिर ये देखो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। अगर PM जाते हैं तब तो इम्पोर्टेंट होती है, अभी मिनिस्टर्स जा रहे हैं तो क्यों इम्पोर्टेंट होगी, ओके। फिर ये देखो ये अगेन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बेकार है। ये मैरीटाइम कॉन्क्लेव हुई थी, इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है, है ना। ऑस्ट्रेंड नाम से ही समझ में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होगा, तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग क्यों याद करें, है ना। अपनी मेमोरी क्यों बढ़ाएं दिमाग की, ओके, क्यों फुल करें उसको। अगेन ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस है ना, इसको भी हटा दो। फिर इंडिया रशिया एनुअल समिट, है ना। अब इसमें भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना कि ये जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल का अवार्ड दिया है, ठीक है। अवार्ड क्या मतलब, ऑनर दिया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल, ठीक है। तो इस टाइप की जो PM मोदी पर ये मिलते हैं ना, ऑनर मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो उनके नेम एक बार पढ़ लिया करो, हो सकता है मैचिंग में दे दे कि जो ये है ऑनर, ये कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रशिया से रिलेटेड है, ओके। तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं। फिर देखो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई है ना। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ पर हुई, दिल्ली में, कहाँ पर, भारत मंडपम में, ओके। तो यहाँ पे अच्छा, इसी में ही यूनेस्को ने
अभी रिसेंटली नई हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है, वो ये इंडिया की 43rd है, ठीक है। क्या नाम है? मोइडम्स, है ना, इंपॉर्टेंट है। मोइडम्स बेसिकली है क्या? ये बरियल ग्राउंड्स होते हैं, है ना, जो अहूम डायनेस्टी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अहूम डायनेस्टी, उन्हीं के ये बरियल साइट्स हैं मोइडम्स, ठीक है। तो इनको 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ओके। फिर अगेन ये लेबर कॉन्फ्रेंस का सेशन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएन वाटर कन्वेंशन किसने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली? बस ये याद रखो, आइवरी कोस्ट, ये कंट्री है आइवरी कोस्ट, इसने ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन, ठीक है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि रिसेंटली विच कंट्री हैज ज्वाइंड यूएन वाटर कन्वेंशन, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन होगा आइवरी कोस्ट। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि कंट्री है, ठीक है, बहुतों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आइवरी कोस्ट, ओके। अगर पता था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, है ना, ये कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश में, ठीक है। सॉरी, बांग्लादेश में नहीं हुई थी, ये मॉरिशियस में हुई थी, ठीक है, वर्चुअली हुई थी मॉरिशियस में। बांग्लादेश इसका रिसेंटली न्यू मेंबर बना है, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का न्यू मेंबर बना है बांग्लादेश। और पहले से कौन कौन से मेंबर थे? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस और मालदीव्स, 4 थे, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स। अब रिसेंटली ये बांग्लादेश भी इसका 5th मेंबर बन गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, बस इतना जानना था इसमें, ओके। फिर G7 की समिट चल रही थी, कहाँ पर हुई थी? इटली में, है ना। अभी हम लोग ने बहुत सारा मतलब देखा भी था, इसमें अच्छे से कवर किया था हम लोग ने G7 का, ठीक है। तो इसको बस इतना याद रखो कि कहाँ पर हुई थी? इटली में। अब G7 के मेंबर्स भी याद रखना, है ना, बताया था ना, जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके मेंबर्स अगर कम हैं तो, है ना। अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे अब मान लो यूएन वाटर कन्वेंशन है, इसमें तो बहुत सारे मेंबर हैं, है ना, 53 है, तो इसके हम लोग मेंबर नहीं याद करेंगे। बट G7 में तो 7 ही है ना, और 7 तो उसके नाम में ही है, तो इसके तो याद रखने पड़ेंगे। इसका निमोनिक क्या होता है? जूस GF, है ना, जूस GF। तो इससे याद कर लो। जे से हो जाएगा आपका जापान, UK, है ना, और फिर आई से हो जाएगा इटली, सी से कनाडा, ई से क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन, मतलब UK वाली चीज़। इससे यू से USA होगा, ठीक है, और ई से यूरोपियन यूनियन, ठीक है। UK याद कर लो, ऐसे याद कर लो। और जी से जर्मनी और F से फ्रांस, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो निमोनिक बना के कुछ, बस इतना ही याद रखना था। G7 इटली में चल रही है, उसके मेंबर कौन है, ओके। अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली इसी में G7 में ही एक प्रायोरिटी पे बात चल रही है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे कुछ कॉरिडोर्स में को, ठीक है। तो ये कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लोबेटो कॉरिडोर, लुजॉन कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर, है ना। UPPCS में शायद ना इतना डिटेल में जाए, बट UPSC में पूछ सकता है। मैपिंग वाली चीज़ें UPSC की फेवरेट है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। लोबेटो कॉरिडोर ये कहाँ पर है? सेंट्रल अफ्रीका में, बस इतना याद रखो, बाकी तो फिर हम लोग गेस वर्क कर ही लेंगे, ओके। ये एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो कहाँ पर है? ये DRC और जाम्बिया के बॉर्डर पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ओके। लुजॉन कॉरिडोर ये फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस के पास है, ऐसे याद कर लो। फिर एक है मिडिल कॉरिडोर, ठीक है, ये क्या है? एशिया को कनेक्ट करता है ये यूरोप से, ठीक है। अगर हम लोग इस ध्यान से देखें मिडिल कॉरिडोर को, तो ये चाइना से स्टार्ट होता है और कहाँ पे? पोलैंड में जाके ख़त्म होता है, ठीक है। देखो, चाइना से कजाकिस्तान की तरफ गया, मतलब ऊपर ये मिडिल ईस्ट में गया, फिर कैस्पियन सी से होकर ब्लैक सी गया, ब्लैक सी से फिर यूक्रेन में एंटर कर रहा है, और यूक्रेन से पोलैंड गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना मिडिल कॉरिडोर को, कि ये कहाँ पर है, ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, ओके। फिर देखो, इंडिया आयोरा क्रूज टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। आयोरा क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो उसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में, बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर देखो, वर्ल्ड वाटर फोरम, ये इंपॉर्टेंट है ना, वाटर से रिलेटेड चीज़ें वैसे ही UPSC पूछता रहता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर फोरम ये कहाँ पर हुआ है? ये बाली, इंडोनेशिया में हुआ है। एक तो ये याद रखना है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है, और इसकी थीम क्या थी? EPYQ भी है, इसका थीम पूछ चुका है, ठीक है। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ओके। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रांड प्राइज, ये किसको मिला है? इसी के अंडर वर्ल्ड वाटर फोरम में ये अवार्ड किसको मिला है? क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रैंड प्राइज, ठीक है। तो ये इफ़ा रचमी को मिला है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, इफ़ा रचमी, ओके। और नेक्स्ट वाटर फोरम कहाँ पर होगा? सऊदी अरेबिया में, ये 2027 में होगा, ओके, सऊदी अरेबिया में, ये भी याद रख सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट, ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या याद करना है कि कहाँ पर हुई थी? ये बार्सिलोना में हुई थी, ठीक है। बार्सिलोना कहाँ पर है? स्पेन में, ठीक है। तो वहीं पर हुई थी ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस,
फिर देखो ये एक और है इंडियन ओशन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस, ये हैदराबाद में हुई थी, है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। रीजनल वाली हैदराबाद में हुई थी और ग्लोबल वाली बार्सिलोना में, स्पेन में। ओके, फिर रायसीना डायलॉग, ये कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसकी थीम क्या था? चतुरंगा। चतुरंगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। ठीक है, तो ये याद रखना, न्यू दिल्ली और थीम चतुरंगा, रायसीना डायलॉग। फिर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई? पर्थ में हुई थी। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नाम समिट, कंपाला। कंपाला कहाँ पे है? युगांडा में। ठीक है, तो इनकी बस आप वेन्यू याद रखो कि किसने होस्ट किया था, बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इथोपिया की कैपिटल ज़रूर याद रखना, अडीस अबाबा। ठीक है, ये इथोपिया की कैपिटल है, इस बार काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, इस वजह से ये ज़रूर याद रखना, मैचिंग में ही आ सकता है किसी भी तरह से, अडीस अबाबा। अभी जो रिसेंटली आर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पीछे पूछा गया था। ठीक है, इस वजह से। फिर ये बेकार है ग्लोबल मैरीटाइम समिट, इसको छोड़ दो। अब हम लोग आते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे, है ना। हम लोग ने नेशनल अफेयर्स वाली जो पहली वीडियो थी उसमें ही बताया था, ये जितने भी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हैं, ठीक है, उसको एक पेज पे लिख लेना, है ना, या तो टेबल फॉर्मेट में बना लेना, उससे पढ़ना, उससे ईजिली याद होगा। ऐसे पढ़ोगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करना पढ़ना होता है रिपोर्ट्स में? एक तो इंडिया की रैंक क्या है, दूसरी ये कौन लॉन्च करता है, कौन निकालता है, सिर्फ ये दो चीज़ याद रखनी होती है बस। ओके, अब इस रिपोर्ट में फर्स्ट कौन है ना, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी, इस टाइप के भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है, बट वो 3-4 साल में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें हम लोग को फैक्ट काफ़ी याद करना पड़ जाएगा, तो उसको इग्नोर करो, है ना। आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, उतना हम लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी ज़रूरी नहीं है, 3-4 साल में एक बार आता है। तो जितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर पाएँ, जहाँ से हमारा इनपुट आउटपुट मैक्स हो, सिर्फ हमको उस तरीके से पढ़ना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये सब जितना भी है ना, ये सब लास्ट में दे रखा है, लास्ट में जो टेबल बनी है ना, वहाँ से पढ़ लेना। ये देखो, ये रैंकिंग, इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स इंटरनेशनल जितनी भी हैं उन सब की ये टेबल है। ठीक है, तो इसको यहीं से ही पढ़ लेना। इसमें ये जो टॉप रैंकिंग है इसको छोड़ देना, और हाँ, इसको छोड़ देना बस। बाकी रिलीज़ कौन करता है और इंडिया की रैंक क्या है, ये आपको याद करना है। ठीक है, और इसमें जितनी भी दे रखी हैं इस टेबल में सारी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, ये इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 111। बस इतना याद रखना है, ये टॉप रैंकिंग नहीं याद रखनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP 134। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पूरी टेबल याद करनी है, सारी रैंक याद करनी है, और कौन लॉन्च करता है वो याद करता है। यही इसका सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि इस टेबल से याद कर लो। ठीक है, इस टेबल को आप डेली 5 मिनट दे के रीड करोगे तो फिर सारी रट जाएंगी, है ना। अब जैसे इसमें भी कुछ आपको जैसे नहीं याद हो रहा है तो इसके कुछ निमोनिक्स बना लो रैंक के, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि करप्शन है ना, करप्शन परसेप्शन में 93 रैंक है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लो कुछ कि मान लो आपने अपने फ्रेंड को 93 रुपये का करप्शन दिया था, कि मान लो कुछ भी, मान लो कि आपने समोसे लाने के लिए उसको 93 रुपये का करप्शन दिया। ठीक है, तो उस तरह से याद कर लो। ओके, अब जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, तो इसमें रैंक कितनी है? 111। तो इसको ऐसे याद कर लो, हंगर से रिलेटेड है, तो ऐसे याद कर लो कि आपने 3 बच्चों को एक रोटी दे दी, तीनों को। ठीक है, ताकि वो हंगर से बच सकें। ठीक है, तीनों को एक रोटी दे दी। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ निमोनिक बना के याद कर लिया करो, उससे जल्दी याद होगा और लॉन्ग टर्म तक रिटेन रह पाएगा। ओके, चलो हम लोग वापस आते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट पे। हाँ, तो यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, तो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन रिलीज़ करता है ये याद रखना है, और इंडिया की रैंक अगेन इसके तो नाम में ही है, कौन रिलीज़ करता है? हेनले। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? 62। तो ये वीज़ा फ्री एक्सेस है, मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो 62 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ओके, और रैंक कितनी है? 85। फिर मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगी कंट्रीज़, मतलब जहाँ पे रहना सबसे महंगा है, ऐसी कौन सी कंट्रीज़ नहीं, सॉरी सिटीज़ निकालता है ये मर्सर। ठीक है, तो हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर, है ना, ये सबसे महंगे हैं। और इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा महंगा मुंबई है, 136 प्लेस पर है ये ओवरऑल, और उसके बाद फिर दिल्ली, ये 165 प्लेस पर है। ओके, फिर देखो ग्लोबल जेंडर गैप कौन निकालता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक कितनी है? 129।
ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंक कितनी है? 116th। ओके। अच्छा, इसमें जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, इसमें ये दो चीज़ें और याद कर लेना कि ओवरऑल तो हमारी 129th रैंक है, बट अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें तो इंडिया की रैंक 65th है। ओके। और अगर फीमेल इज टू मेल हेड्स की अगर बात करें, मतलब पॉलिटी में कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं, उनका रेशियो की अगर हम बात करें ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, तो उसमें हमारी 10th रैंक है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ याद कर लेना, एक तो ओवरऑल 129, 65th एंड 10th। ओके। फिर ये सिप्री है ना, सिप्री एक रिपोर्ट निकालता है न्यूक्लियर से रिलेटेड, है ना, न्यूक्लियर आर्सनल किसके पास कितने हैं, कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कितना इम्पोर्ट कर रहा है ना, तो इन सब की भी रिपोर्ट निकालता है सिप्री। इनका याद रखना, सिप्री का फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इनके हिसाब से इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर हेड्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर हेड 172 इंडिया के पास। पाकिस्तान के पास कितने हैं? 170। तो हम लोग के पास पाकिस्तान से 2 ज़्यादा है, और हम लोग की रैंकिंग क्या है? 6th रैंकिंग है हम लोग। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसमें रैंक कितनी है? 159। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार PYQ पूछी गई है। कौन निकालता है? UNDP। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 134। ओके। फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी UNDP निकालता है, इसमें रैंक 108 है। ओके। फिर अगेन ये वही सिप्री है ना, सिप्री की रिपोर्ट की इम्पोर्टर्स के हिसाब से, है ना, तो अगर इम्पोर्टर के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा इम्पोर्टर आर्म्स का इंडिया है, फिर साउथ अरेबिया है, कतर, यूक्रेन एंड पाकिस्तान। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? USA, फिर फ्रांस, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर जर्मनी। ठीक है, तो इतने सारे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 तो याद कर ही लेना। ठीक है, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर, और इसमें कौन? USA, रशिया और चाइना। ओके। फिर ये दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है उसको 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया गया है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार यही पढ़ लेना कि जो 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो IGI है इंडिया का। दिल्ली का जो IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो है। ओके। अगेन ये SDG प्रोग्रेस से छोड़ दो। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन निकालता है? EIU। EIU क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें इंडिया की रैंक 41 है। ओके, और इसको इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्लॉड डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे कि टेबल देखोगे ना, तो अलग अलग जितना भी मतलब स्कोर आता है उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे फुल डेमोक्रेसी अगर 8 से ज़्यादा है ना, और 6 से ज़्यादा है और 8 से कम है तो फिर फ्लॉड डेमोक्रेसी, इसी वाली कैटेगरी में है इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना, फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी में, और रैंक है 41। फिर देखो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। इनके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क क्या है इंडिया में? मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। ठीक है, यही सबसे बड़ा रिस्क है इंडिया में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना, ये भी पूछा गया है PYQ में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इनके हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? 93। ओके। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और है एक कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये भी याद कर लेना। ठीक है, ये सब टेबल में नहीं लिखा है, इस वजह से इसको यहाँ से कवर करना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जैसे मैंने टेबल में भी देखा था कि 3 बच्चों को हम लोग ने एक रोटी दे दी। ठीक है, तो रैंक क्या है? 111। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है उसको सीरियस कैटेगरी में रखा गया, ये भी जान लेना। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स की, है ना। तो सबसे पहले है एक ये टाइफून आया था जिसका नाम था यागी। इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये आया कहाँ पे था? तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आया था। ठीक है, फिलीपींस वाले जो रीजन है ये लिखा हुआ है, वहाँ पर आया था। ठीक है, और इसका नाम किसने दिया था? जापान ने। ओके। अब इसी के लिए टाइफून से रिलेटेड जो लोग, मतलब जो कंट्रीज इफेक्ट हुई थी, उसी के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया था। ओके, तो ये भी याद रखना, ऑपरेशन सद्भावना किससे रिलेटेड है? टाइफून यागी से रिलेटेड, अफेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं उनसे, उनके लिए था, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अब ऐसी कुछ और ऑपरेशंस भी हैं, है ना। तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना, हो सकता है मैचिंग में दे दे। ठीक है,
वैसे तो इम्पोर्टेंट तो यही है ऑपरेशन सद्भावना, इसी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट एक बार इसको देख लेना कि अगर मैचिंग में देना हुआ तो इनको भी वो इंक्लूड कर सकता है। ओके, फिर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बना है ना, तो इसमें कौन कौन मेंबर हैं बस ये जानना है। ओके, इसकी जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी वो सैन डिएगो USA में हुई थी। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ इसके मेंबर कौन है, साउथ कोरिया, इंडिया, USA और जापान। ठीक है, तो ये हो गए साउथ कोरिया, इंडिया, USA और जापान। फिर देखो, अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट मेजर AI लॉ अभी रिसेंटली बना है, तो वो किस कंट्री ने बनाया है, वो कंट्री नहीं एक्चुअली यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। ओके, यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर AI लॉ, तो ये भी जान लेना कि पहला AI लॉ कहाँ हुआ है, EU में अप्रूव हुआ है। ओके, अच्छा चाइना ने एक स्टेशन बनाया है अंटार्कटिका में, किनलिंग स्टेशन। ठीक है, तो ये ऐसे पूछ सकता है कि किनलिंग स्टेशन, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि चाइना का अंटार्कटिका में भी रिसेंटली जो स्टेशन खुला है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम किनलिंग है। ये तो ऐसे पूछ लेगा कि किनलिंग स्टेशन किसका है। अब किनलिंग से नाम थोड़ा चाइनीज़ लग रहा है ना, तो वैसे हम लोग गैस कर सकते हैं कि चाइनीज़ होगा, बट अगर उल्टा पूछ लिया कि चाइना के स्टेशन का नाम क्या है तो उसमें सब फिर चाइनीज़ नेम होंगे। ओके, तो इसको याद रखना, किनलिंग स्टेशन। ओके, अब ये तो चाइना के हो गए अंटार्कटिका में। इंडिया के कौन कौन से स्टेशन हैं वो भी यहीं पे पढ़ लो। तो इंडिया के 3 स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। जो दक्षिण गंगोत्री है वो 1983 में बना था, है ना, उसको फिर डीकमीशन कर दिया था 1990 में। ओके, क्योंकि वो बर्फ़ के अंदर मतलब चला गया था, बरीड अंडर द आइस। ओके, फिर सेकंड बना था मैत्री 1989 में, ईयर याद रखना। ठीक है, और फिर भारती 2012 में बना था। ओके, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो, इसमें अब इतना कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है। ओके, अब देखते हैं हम लोग कुछ न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको देख लेते हैं। अब ये सब बेकार है, ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। ओके, देखो पहली चीज़ तो ये है, UNSC के जो नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं, है ना, तो उनको याद करना है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ओके, इसको याद करने का तरीका बताया था, क्या था, DGP SP। ओके, इसको हम लोग ने मंथली में जब किया था तब निमोनिक्स बताए थे। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, DGP SP। ओके, DGP से क्या हो जाएगा, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, और SP से क्या हो जाएगा, सोमालिया एंड पनामा। ओके, ये UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर्स बने। ओके, फिर देखो टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया है, तुर्की कर दिया है, ये तो पता ही है। इन्हीं को अभी रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट से भी हटाया गया है। इससे पहले पाकिस्तान को भी रिमूव किया गया था, अब टर्की को रिमूव किया गया है। ओके, तो ये याद रखना। फिर देखो एक कार्बन टैक्स लगाया है काउज एंड पिग्स पर, कौन सी कंट्री ने, डेनमार्क ने, बस इतना याद रखो। ठीक है, जो भी इनकी है ना काउज, शीप, पिग्स, इनसे जो मीथेन एमिशन होता है उसी की वजह से कार्बन टैक्स लगाया है अभी डेनमार्क ने। फिर देखो थाईलैंड ने मैरिज इक्वालिटी बिल पास किया है, जिससे कि सेम सेक्स मैरिज अब अलाउड हो गई है थाईलैंड में। ये फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गई है थाईलैंड। ओके, ऐसे ही अभी रिसेंटली ग्रीस ने भी किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ग्रीस ने भी किया है एंड थाईलैंड ने भी किया है। अब थाईलैंड फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी अभी बनाई है चिली में, किसने, जापान ने। ठीक है, जापानीज यूनिवर्सिटी है एक, तो उसने बनाई है, टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी नाम है उसका। ओके, ये चिली में बनी है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। ओके, फिर देखो नाटो के 75 साल पूरे हो गए हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना नाटो का, एक्चुअली इसमें 2 हेडक्वार्टर है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। ब्रसल्स कहाँ है, बेल्जियम में। ठीक है, जबकि इसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो मॉन्स में है। मॉन्स कहाँ है, वो भी बेल्जियम में है। ठीक है, दोनों बेल्जियम में ही, एक ब्रसल्स में है, एक मॉन्स में है। मॉन्स में मिलिट्री वाला है और जो मेन है वो ब्रसल्स में है, ये याद रखना। ठीक है, और रिसेंटली अभी स्वीडन नया मेंबर बना है, ये भी याद रखना। ओके, अब इसकी टोटल कितने मेंबर हो गए, 32 मेंबर हो गए हैं, 32nd मेंबर ही था ये स्वीडन। ओके, फिर ऐसे ये पूछ लेगा कि कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, तो USA के साथ साइन किया है। ओके, नेक्स्ट आसियान की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी, बस ये याद रखो, वियंटियान लाओस में। ओके, फिर ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर, अपने यहाँ न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई थी, कहाँ पर, अबू धाबी में। ओके, फिर ये बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है ना, इकोवास,
उसको लीव कर दिया है, उसको क्विट कर दिया है, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखना, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। इन तीनों ने इकोवास से क्विट कर दिया है। ओके, इकोवास क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ओके, फिर देखो भारत मार्ट बनाया भी रिसेंटली दुबई में, ताकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। जैसे ड्रैगन चाइना का होता है ना, ड्रैगन मार्ट, चाइना के होते हैं ड्रैगन मार्ट, है ना, उसी बेसिस पर, उसी की तरह ही इंडिया ने भी अपना एक भारत मार्ट खोला है। कहाँ पर? दुबई में, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह का वेयर हाउस टाइप का होता है, जिसमें इंडिया अपना सामान ला के रख देता है और फिर यहीं से पूरे यूएई में एक्सपोर्ट होगा अपना इंडियन मटेरियल, ठीक है। तो वही है ये भारत मार्ट, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर देखो नेपाल और इंडिया ने इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव अभी ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो कहाँ पर और किसके बीच में हुआ था ये याद रखना है इसमें। इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव किसके साथ हुआ था? नेपाल के साथ, ओके, काठमांडू में, ठीक है। तो किसके साथ हुआ? नेपाल। कहाँ पर हुआ? काठमांडू, इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव। फिर सऊदी अरेबिया ने अपनी फर्स्ट कंटेस्टेंट भेजी है मिस यूनिवर्स पेजेंट में, ठीक है। उनका नाम क्या है? रूमी अल ख्तानी, ठीक है, रूमी अल ख्तानी, ओके। सऊदी अरेबिया की पहली पेजेंट है मिस यूनिवर्स में। ऑपरेशन इंद्रावती, है ना, ताकि जो इंडियंस फंसे हुए हैं हैती में, है ना, हैती में एक्चुअली स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गई है, वहाँ पे भी कोप टाइप की सिचुएशन हो रही है, वहाँ पे गैंग वॉर टाइप का हो रहा है, ओके। तो वहाँ पे से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती है, ठीक है। तो आज हम लोग 2 ऑपरेशन पढ़े हैं, और एक ऑपरेशन सद्भावना, है ना, और एक ऑपरेशन इंद्रावती, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर देखो पोखरा को जो नेपाल है उसकी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेपाल से वैसे ही यूपी पीसीएस को काफ़ी अफेक्शन है, हर साल कुछ ना कुछ घुमा फिरा के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता ही है नेपाल से, ओके। तो ये याद रखना, पोखरा ये टूरिज्म कैपिटल बना दी गई है नेपाल की, पोखरा या फिर पोखरा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो वो है, ठीक है। और इसी के साथ नेपाल में एक और चीज़ होस्ट की गई है, फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, है ना, काठमांडू में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ओके। फिर देखो यूक्रेन की पीस समिट, ये स्विट्जरलैंड में हुई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट समिट है ना, पीस समिट, इसकी नेक्स्ट समिट इंडिया ने प्रपोज की है कि हम लोग अपने इंडिया में कंडक्ट करेंगे, ठीक है, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। अभी कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में। फिर देखो ग्रीस लीगलाइजेस सेम सेक्स मैरिज, अभी हम लोग ने ऊपर बताया था ना, थाईलैंड एंड ग्रीस, ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये फीफा जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसका फाइनल कहाँ पर होगा? उसका फाइनल होगा मेट लाइफ स्टेडियम, ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से मैं ये पूछ सकता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है उसका कहाँ पर शेड्यूल्ड है फाइनल? मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में। और जो इनॉग्रल मैच होगा, मतलब फर्स्ट मैच होगा, वो कहाँ पर होगा? मैक्सिको के एस्टेका स्टेडियम में, ठीक है। तो इसको होस्ट कौन करेगा? वर्ल्ड कप को 3 कंट्रीज करेंगी, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं फीफा वर्ल्ड कप के, ये याद रख सकते हो। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ये WHO ने कराई है, कहाँ पर? गांधीनगर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। फिर देखो एक ये AI सेफ्टी समिट है ना, ये UKPSC में ही पूछा गया था, हम लोग ने मंथली में भी अच्छे से इसको कवर किया था। इसमें बस यही याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था? ब्लेचले पार्क, ठीक है। ब्लेचले पार्क कहाँ पर है? इंग्लैंड में। यही क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि AI आर्टिफिशियल समिट, मतलब AI सेफ्टी समिट, सॉरी, ये कहाँ पर हुई थी? उसमें एक ऑप्शन था इंग्लैंड, ठीक है, वही टिक करना था। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, बिल्कुल, ओके। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। नोबेल पीस प्राइज़, है ना, ये 2023 के, अब तो 2024 के भी आ गए हैं, है ना। 2024 का हमने पोस्ट किया था टेलीग्राम पर, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना, अपने आप कर लेना, नहीं तो गूगल कर लेना, कहीं से भी कर लेना, ठीक है। तो नहीं तो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, वहाँ से कर लेना, एक ही साथ मिल जाएगा आपको, तो वो याद करो। अब 2023 के तो पुराने हो गए, ठीक है, अब नहीं पूछेगा। IIT मद्रास ने एक अपना नया कैंपस खोला है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है IIT मद्रास का, कहाँ पर खोला है? तंजानिया में। तंजानिया में भी कहाँ पर? जंजीबार, ये याद रखना, जंजीबार तंजानिया में IIT मद्रास ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोला है, ओके। IIT दिल्ली ने भी खोला है ना, IIT दिल्ली ने कहाँ पे खोला है? UAE में, ये याद रख, ठीक है। अब ये तो हम लोग ने ऑलरेडी बता ही दिया था कैसे कवर करना है, बस, ओके।
तो ये टेबल तो हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो हिंदी वर्जन है ITST का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है इंग्लिश से, है ना, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं साथ में, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या एक्स्ट्रा दे रखा है। ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, 90% टू 95 मान लो, इतना सेम रहता है, बस 5% का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ओके, तो देख लेते हैं। एक तो देखो आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, ये बनाया जा रहा है इंडिया की हेल्प से, कहाँ पर, वियतनाम में। ठीक है, इतना याद रखना है। टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, इसको मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि इंडिया की हेल्प से वियतनाम में बनाया जा रहा है आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क। ओके, दूसरी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी अभी। ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी, दुबई में। ओके, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, है ना, ये रैंकिंग देनी रखी है इंग्लिश वाली में। ओके, तो इसको कौन लॉन्च करता है, IMD। IMD क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वाला है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला नहीं है। ओके, तो इन्होंने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग अभी रिलीज़ की है। इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 58th है। ओके, तो ये याद रखना, इंडिया की रैंक 58, और कौन लॉन्च करता है, IMD। फिर है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, है ना, इसमें वही है कि मतलब कौन सा देश कितना जेनरस है ना, उस मामले के में ये लोग एक इंडेक्स निकालते हैं। कौन निकालता है, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन। ओके, इसमें इंडिया की रैंकिंग 26th है ना, इसमें तक काफ़ी अच्छी है, 26 आउट ऑफ 140 कंट्रीज़, है ना, 142। ओके, तो ये भी याद रखना। फिर मोनाको और वेनेजुला, इन दोनों को भी ऐड कर दिया गया है, FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है ना, उसमें ऐड कर दिया गया है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, मोनाको एंड वेनेजुला। ओके, फिर एक ये है यानदो डिक्लेरेशन, है ना, इसमें बस ये याद रखो कि यानदो डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली यही आएगा कि किससे रिलेटेड है। ओके, बाकी डिटेल में मत जाओ। ठीक है, तो ये जो यानदो डिक्लेरेशन है, ये मलेरिया और ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। यानदो एक सिटी है, ठीक है, यानदो एक सिटी है, उसी के नाम पर ही पड़ा है। ये जो डिक्लेरेशन जहाँ सबमिट हुई थी वहीं पर उसी के नाम पर ये रख दिया है, यानदो मलेरिया और ब्रेन हेल्थ के लिए। ओके, कहाँ पर है ये, अफ्रीकन रीजन में है। ठीक है, उन्हीं पर फोकस है इनका, अफ्रीकन कंट्रीज़ पर। ठीक है, वहीं पर यही मलेरिया वगैरह ज़्यादा होता है। फिर धौरदो, ये विलेज है गुजरात में। ठीक है, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल मिला है। ठीक है, बेस्ट टूरिज्म विलेज इसको मिला है, धौरदो, गुजरात में ये। ओके, फिर एक ये समिट और हुई थी, 3 बेसिन समिट। ठीक है, इसी को ही ब्राज़ील समिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहीं पर हुई थी, ब्राज़ील में ही हुई थी। ब्राज़ील क्या है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है। ठीक है, तो उसी सिटी में ये समिट हुई थी, 3 बेसिन समिट, तो इस वजह से इसका नाम ही रख दिया है ब्राज़ील समिट। तो ये याद रखना, कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील, DRC। ओके, G77 समिट कहाँ पर हुई, हवाना, क्यूबा में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। फिर एक साइक्लोन और आया था, एक तो हम लोग ने देखा था साइक्लोन यागी, है ना, वो कहाँ पे आया था, फिलीपींस में, फिलीपींस वाले एरिया में। फिर एक और ये आया था साइक्लोन रेमल, ये अपने यहाँ आया था बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बांग्लादेश और ये ओडिशा कोस्ट पर, इस वजह से इंपॉर्टेंट है साइक्लोन रेमल। इसमें हम लोग में साइक्लोन एक क्या याद रखते हैं, एक तो कहाँ पर आया, दूसरा किसने नाम दिया, ये रेमल नाम किसने दिया, ये रेमल नाम ओमान ने दिया। ठीक है, अब ये रेमल का मतलब क्या होता है, रेमल का मतलब अरेबिक में सैंड होता है। ठीक है, बालू बोलते हैं ना जिसे, सैंड, वो होता है, तो ये भी याद रखना। अब इसमें कुछ हिंदी वाले वर्जन में कुछ अपॉइंटमेंट्स दे रखे हैं, है ना, तो इतने कम से दे रखे हैं, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इसी से ही कोई फंस जाए। ओके, बाकी अपॉइंटमेंट तो आपको सारे पढ़ने ही हैं, लास्ट के जो 2-3 महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे याद करने हैं। ठीक है, देखो एक कीर स्टारमर, ये प्राइम मिनिस्टर बने UK के। मसूद पेजेस्कियन, ये प्रेसिडेंट बने ईरान के। जुदेत तुलुका सोमेनवा, है ना, ये प्राइम मिनिस्टर बनी है DRC के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है DRC की। ओके, प्रबोवो सुबियांतो, ये प्रेसिडेंट बने इंडोनेशिया। अलेक्जेंडर स्टब, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं ये। ओके, और डोनाल्ड टस्क, ये हम लोग ने ऊपर भी देखा था, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पोलैंड को हमने अभी क्या एक्सपोर्ट किया है, फिग जूस, है ना, वहीं पर इनका नाम पढ़ा था हमने, फिग जूस। ओके, फिर क्रिस्टोफर मार्क्स लक्सन, ये कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर बने न्यूजीलैंड के। ओके, और लास्ट है डेनियल नोबोआ, ये प्रेसिडेंट बने इक्वाडोर के। ओके, तो ये हमारा जितना भी इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट था वो खत्म हो गया है आज। ओके, तो हम लोग ने नेशनल अफेयर्स कर लिया और इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी को ही बार बार रिवाइज करो। ओके, और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारी PDFs के लिए। ओके, चलो, थैंक यू एंड हैवी रिवीजन।